बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इस वीलॉग में मेरे पास सिर्फ दो खबरें हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत ही बारीक वारदात है और ये कार्रवाई अब दोबारा डालनी शुरू की गई है। ये पहले भी किया गया था, अब दोबारा किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंटिटीज़ के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी पाकिस्तान में तब्दील नहीं हुआ। जो कुछ पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात में हुआ, ये हमेशा से होता है। जैसा जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, ये नॉर्मल चीज़ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दहशतगर्दी पहले भी थी, दहशतगर्दी आज भी है। मईशत के साथ जो इमरान खान के दौर में हुआ, वही अभी हुआ। जो सहाफ़ियों के साथ या मीडिया के साथ इमरान खान ने किया, बिल्कुल वही चीज़ें आज भी हो रही हैं। ये दावा किया जा रहा है और ये एक तासुर दिया जा रहा है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और है। हकायक जब मैं आपके सामने रखूँगा, और पहले कई मरतबा रख चुका हूँ, जब जब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है, देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जुल्म को जस्टिफाई तो कर नहीं सकती, तो वो एक तरीका ये निकालते हैं कि वो ये बावर करवाते हैं कि ये जुल्म तो हम हमेशा से कर रहे हैं, तो आज आप क्यों शोर उठा रहे हैं। ये भी एक तरीका वारदात होता है ना। बहुत सारे सहाफ़ी ये कहानी सुनाते हैं कि जनाब नहीं नहीं, इमरान खान के दौर में ये चीज़ बहुत बुरी थी, नहीं इमरान खान के दौर में तो मीडिया के साथ ये हो गया था, वो हो गया था। हुआ था, लेकिन आप इस दौर के साथ मुवाजना नहीं कर सकते। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। देखें, समझने की बात है। इमरान खान के दौर में मीडिया के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वो काबिल मुज़म्मत था, और जो कुछ भी हुआ उस पर उस वक्त मैंने भी आवाज़ उठाई, बाकी सारे मीडिया ने भी आवाज़ उठाई, हम लोगों ने तब भी एहतजाज किया था। लेकिन उस दौर का मुवाजना आप इस दौर के साथ तो कर ही नहीं सकते ना, मुमकिन ही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि तो देखें, कहते हैं इलेक्शन चोरी हुआ तो पहले भी हुआ था, सहाफ़ियों पर सख्ती आई तो पहले भी आई थी, मईशत तबाह हुई तो इमरान खान ने भी की थी। अब ये कहते हैं इस तरह से, लेकिन फैक्ट्स आप देखेंगे, जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ, ऐसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पहले नहीं हुआ। उम्मीदवार अगवा कर लिए गए, पहले नहीं हुआ। कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, रस्ते में कागजात ही छीन लेते हैं, ऐसा हमने पहली दफ़ा देखा। जलसे और जुलूसों पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में है उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा आपको कहीं नज़र नहीं आया, पोस्टर और बैनर कहीं नज़र नहीं आया, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। वोट मांगने तक पे पाबंदी लगा दी गई, ये भी हमने पहली दफ़ा देखा। 6 माह से एक लीडर मुकम्मल तौर पे गायब था, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी ऑडियो, ना उसकी वीडियो। अगवा बराए बयान तवातर के साथ हो रहे थे, जबरी तौर पे लापता किया जाता था उम्मीदवारों को। वो वापस आते थे, कहते थे जी हम पीटीआई से और इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। फिर वफादारियां जानबूझकर छुड़वाई गई, दबाव डालकर लोगों पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया इन इंतखाबात से पहले हमने नहीं देखा। हजारों कारकुनों को जेलों में भरकर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में उतारा गया, ये भी नहीं देखा। इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश, यानी ये सारा कुछ भी किया गया। और जब इससे भी कुछ नहीं बना तो रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी ही नहीं किए गए। देखें, ये सारी चीजें, कोई एक चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई दूसरी चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई एक आधी चीज थोड़े बहुत पैमाने पे एक इलेक्शन में हो गई, ये सारे हथकंडे मिलाकर एक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में आरटीएस बैठने का शिकवा पीएमएलएन करती है, लेकिन आज आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूं। जरा आप रिजल्ट निकालें और उस टाइम की लाइव कवरेज चेक करें। जब आरटीएस बिठाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आगे चल रही थी, लेकिन जब दोबारा आरटीएस बहाल हुआ और रिजल्ट आए तो पीएमएलएन आगे बढ़ गई थी और पीटीआई की सीटें कम हो गई थी। देखिए, अगर तो आरटीएस 2018 में इमरान खान के हक में बिठाया जाता, तो आरटीएस बैठने के बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी हुए तो इमरान खान की सीटें पहले से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आरटीएस को बिठाया गया उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी ज्यादा आगे चल रही थी, और जब दोबारा नतायज जारी किए गए तो इमरान खान साहब की पार्टी कम आगे चल रही थी, यानी पीछे चली गई। यह तो 2018 की वारदात है। अब अगर आप ये देखें कि 2024 में रिजल्ट बंद हुए, तो जब रिजल्ट बंद हुए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 180 नशिस्तों पर जीत रही थी रात 12 बजे के आसपास, और पीएमएलएन जो है वो 17-18 सीटों तक महदूद थी। लेकिन जैसे ही दोबारा रिजल्ट जारी किए गए फॉर्म 47 के, तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत में पहुंचा दी बाकी जमातों के साथ मिलाकर। यह भी पहली मरतबा हुआ कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह छीन कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई।
तो 2024 के इंतखाबात का जो बंदा भी पिछले इंतखाबात के साथ मवाजना करता है वो ज्यादती करता है। हाँ, 2018, 2013, 2008, उससे पहले 2002, इन इंतखाबात का आप आपस में मवाजना कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के साथ आप बाकी इंतखाबात का मवाजना नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादती हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है, लेकिन एक लिमिट तक करती है। लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने सारे हथियार इकट्ठे करके एक साथ चलाए हैं और उनकी शिद्दत में भी इजाफा किया। सहाफियों पर जुल्म एक आ जाता है जी, तो इमरान खान के दौर में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, कौन सी कोई नई चीज हो रही है? नहीं जी, ऐसे नहीं है। इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं आज भी कहता हूं और मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन उसका मवाजना आप नवाज शरीफ के पिछले दौर से कर सकते हैं। 2022 के बाद तो कहानी बदल गई ना। मामला यह है कि इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो बुरा हुआ वो तवातुर से पहले भी होता चला आ रहा था। नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या उससे पहले कुछ हद तक मुशर्रफ के दौर में, और उससे पहले वाले अदवार में भी। तो आप मुवाजना वहां कर सकते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सहाफियों के साथ हुआ उससे नहीं कर सकते। देखें ना, मुतीउल्लाह जान साहब जबरी तौर पर लापता होते हैं, हम सब शोर मचाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, रोला डालते हैं, और 5 घंटे के अंदर इमरान खान साहब उसका नोटिस लेते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई को मुतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ जाता है, वो मंजर आम पे आ जाते हैं। जबकि मुझे जबरी तौर पे लापता किया जाता है और सारे शोर मचाते हैं, सब बोलते हैं। 5 महीने तक मुझे एक अजाब के अंदर मुसल्लत करके रखा जाता है कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। कितना फर्क है, कहां 5 घंटे और कहां 5 महीने। मुतीउल्लाह जान को भी अगर इस दौर में उठाया जाता, अगवा किया जाता, जबरी तौर पे लापता किया जाता, हो सकता है वो 5 महीने क्या 1 साल उनको ना छोड़ते। तो ये जो जुल्म और ज्यादती की दास्तानें अब लिखी गई हैं, ये माजी में नहीं थी। अरशद शरीफ की शहादत वाला जो मामला इतना बड़ा, ये पहले नहीं हुआ कभी। सहाफियों के ऊपर इस बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। आज 1 दर्जन से ज्यादा सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। शाहिद असलम पाकिस्तान से बाहर है, मुईद पीरजादा पाकिस्तान से बाहर हैं, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, वजाहत सईद खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, जुबैर अली खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अहमद नुरानी साहब तो चलो पहले से ही पाकिस्तान से बाहर हैं, वो तो पिछले दौर में ही चले गए थे। और भी सहाफी हैं जो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए हैं। ये जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, इनका भी कहा जाता है जी इमरान खान के दौर। ओ भाई, हर दौर में इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं, इस दौर में नए रिकॉर्ड बने हैं। ये मानो, ये जो है ना, एक जैसा करके ना तो ये तासुर देते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही नई चीज? जो मानक बलोच के साथ अब हो रहा है, देखिए खवातीन के साथ तो नहीं होता था ना, कम से कम। हाँ, ये पहले जुल्म होता था, जबर होता था, अली वजीर के साथ हुआ, बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये मामला मर्दों तक महदूद रहते थे। लेकिन अब तो खवातीन को जैसे टारगेट किया गया, जिस तरीके से खवातीन को जेलों में भर दिया गया, वजीर आजम साबिक है, उसकी एहलिया को उठा के जेल के अंदर डाल दिया, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया। यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, फलक जावेद हो गई, भुट्टा साहिबा हो गई, उसके अलावा यहां पे तैयबा राजा साहिबा हो गई, और बेशुमार। अभी खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि जो किया जा रहा है ईमान मजारी और उनके शौहर के साथ, हद नहीं है वैसे। वो हामला खातून है और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाती है, उसको उठा के भी जेल में भरा हो। ये जुल्म जो अब हो रहा है, मानक बलोच उनके साथ और खवातीन भी गिरफ्तार हैं, ये इससे पहले नहीं हुआ। पहले होता था जुल्म, लेकिन उसका मुवाजना पिछले एतवार के साथ कर सकते थे। जबरी गुमशुदगियां जिस तरीके से अब हथियार बना ली गई हैं कि वुकला को भी, सहाफियों को भी, शायरों को भी, हर एक को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं, ये तो माजी में नहीं होता था। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो गेयर अब लगाया है वो इससे पहले कभी नहीं लगाया था। तो 2024 का आप उसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते। अब नॉर्मलाइज करने के लिए ये कहते हैं जनाब मईशत तो इमरान खान के दौर में भी खराब थी, सारे अदादोशुमार आप उठा लें, खासतौर पे जो हुकूमत के अपने अदादोशुमार हैं उनको आप देखें तो गुर्बत और बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड भी इसी दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, कर्जे लेने की रफ्तार के रिकॉर्ड भी इस दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, शायद आइंदा कोई और ना तोड़ पाए। कम तरीन सरमायाकारी का भी 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, यहां पे भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि एयरपोर्टों में सख्त निगरानी है, फिर भी लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। वजीर दाखिला ने खुद बताया कि $100 अरब 3 साल के अंदर मनी लॉन्डर हो गए पाकिस्तान से। ये सब हम देख रहे हैं ना, बिजली की कीमतें हों या पेट्रोल की कीमतें हों, जितने का इमरान खान पेट्रोल बेचता था उतनी तो ये सिर्फ अब लेवी ले रहे हैं, और लेवी में इन्होंने इतना पैसा ले लिया जितना इनको IMF ने नहीं दिया।
तब आईएमएफ की शरायत आती थी कि जनाब आपने हमारे टारगेट पूरे करने हैं। हमेशा होता था नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में आईएमएफ टारगेट्स अपने देता था, ये आपने पूरे करने हैं। उनकी कुछ शरायत आती थी, आपको पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब नाज़रीन आपका बजट ही आईएमएफ बना रहा है। आपको अप्रूवल हर चीज की उनसे लेनी पड़ती है। वो आते हैं आपके जजों को मिलते हैं, वो आते हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी को मिलते हैं, वो आते हैं आपके सिस्टम के अंदर जिस चीज पे चाहते हैं वो मुलाकातें करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि आपने बजट क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो आईएमएफ का मॉडल तो तरक्की वाला है ही नहीं, वो तो मॉडल है लोगों को दबाने वाला, लोगों से टैक्स निकलवाने वाला। और वो फिर आप निकालेंगे क्योंकि वो बैंकिंग का एक पूरा सिस्टम है, वो मईशत को आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी थी। दहशतगर्दी का, अच्छा एक और चीज, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान कितनी छोड़ के चलेगी? फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कंपनियां थी वो तकरीबन 90 कंपनियां, कैसर बंगाली साहब ने अभी एक फैक्ट सामने रखा कि वो भी छोड़कर चले गए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर काम करती थी, आप बड़े फखर से बताते थे, वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये इस दौर में हुआ, इसका मुकाबला नहीं आप किसी के साथ कर सकते। इमरान खान के दौर में कोरोना भी आ गया, बदतरीन हालतें हो गई, लेकिन आप उसका मुवाजना करना चाहते हैं तो मुशर्रफ के दौर से कर लें। इकोनॉमी में पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का जो दौर था 2013 से 18, उससे कर लें। ये जो अब तबाही है ये कंपेरेबल ही नहीं है, इसका मुकाबला उसके साथ कर ही नहीं सकते। दहशतगर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है, ये पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड टूट गया। परवेज मुशर्रफ जिस लेवल पे दहशतगर्दी को छोड़कर गया था, और उसके बाद जो एक वेव आई थी चंद साल के लिए, ये पाकिस्तान वहां पहुंच गया वापस। जितने खौफनाक दहशतगर्दी के वाकयात हुए, अब तमाम अदादोशुमार उठाकर देख लें, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जितना फेलियर हुआ इस मरतबा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि मुशर्रफ ने सारी एजेंसियों को सियासत में लगा दिया था, वो बर्बाद हो गई थी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल गई। अब इसी तरह जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर के दौर में एजेंसियां लग गई सियासी कामों पे, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। ये उसी तरफ हम वापस पहुंच गए। बीच में किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जब इन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा था 2022 में, तो मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, मेरे आप वीलॉग्स उठाकर देख लें अगस्त के, जुलाई के, उन महीनों के, कि मैं बार बार ये बताता रहा और खबरदार करता रहा कि दहशतगर्दों को लाकर बसाया जा रहा, और उसके शवाहिद भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने कान नहीं धरे, सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए दहशतगर्दों को ले आए। अब वो गले पड़ा हुआ है, मामला इनसे हल ही नहीं हो रहा। फिर यह भी कहा जाता है कि इमरान खान उसी तरह इक़्तिदार का भूखा है जैसे नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोग। देखें, इमरान खान ने उनसे बहुत सख्त जेल काटी है, ये आपको मानना पड़ेगा। जालमो, ये तो मानो वो 3.5 साल से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, 3 साल से वो जेल में है। उसे जिस तरह की जेल में रखा गया है, नवाज शरीफ और जरदारी ने कभी ऐसी जेल सोची भी नहीं। बदतरीन जेल काटकर वो साबित कर रहा है उसकी लड़ाई सिर्फ इक़्तिदार के लिए नहीं है। अगर इक़्तिदार के लिए लड़ाई होती तो वो कभी अपनी असेंबलियां ना तोड़ता, वो अपनी 2 हुकूमतें अपने हाथ से ना गिराता। अगर ये इक़्तिदार के लिए लड़ाई होती तो इमरान खान को बार बार मौका और ऑफर मिलती रही, बल्कि हुकूमत खुद ये कहती रही कि इमरान खान बात ही नहीं मान रहा, या इमरान खान लचक नहीं दिखा रहा, या इमरान खान किसी सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं है। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने गलत बंदे लगा दिए थे। इसमें बुज़दार की मिसाल दी जाती है और लोगों की मिसाल दी जाती है। तो मेरा सादी सी मेरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में कहा गया उसने गलत बंदे लगाए, उन बंदों ने करप्शन की, तो उसमें से कितने बंदे पकड़े हैं अभी तक? बुज़दार पे इल्ज़ाम आते थे ना, किधर है बुज़दार? वो तो बाहर फिर रहा है। खालिद जमीर गुज्जर पे इल्ज़ाम आते, किधर है वो? बाहर फिर रहा है। फिर टीके के ऊपर इल्ज़ाम आते ताहिर खुर्शीद पे, ब्यूरोक्रेट पे, वो किधर है? वो तो गिरफ्तार नहीं है। जितने बाकी लोग जिन पे इल्ज़ाम लगे इमरान खान के दौर में, वो तो सारे बाहर है। जहांगीर तरीन किधर है? वो तो बाहर है। अलीम खान किधर है? वो तो इक़्तिदार में है। तो भाई जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए वो सारे लोग इस सिस्टम का हिस्सा बन गए, और इमरान खान को अकेले को उठा के उसकी बीवी को जेल में डाल दिया जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। तो नाज़रीन, ये मंजन आपको बेचा जाएगा कि जनाब नॉर्मलाइज किया जाएगा, और ये हमेशा करते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, हर दौर में होती रहती है। इमरान खान के दौर में देखें, इमरान खान को फरिश्ता नहीं है, उसके दौर में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई और हमने उन चीज़ों को उस वक्त पॉइंट आउट किया। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, जितनी हमें खबरें मिलती हैं, हम करते हैं। कुछ स्कैंडल्स मैं लेकर आया, कुछ और कोई सहाफ़ी लेकर आए, कुछ सहाफ़ियों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स भी बेनकाब किए। तो वो दौर भी ऐसा नहीं था कि फरिश्तों का दौर हो, लेकिन उस दौर का मुवाजना पिछले दौर के साथ करें। ये जो दौर है ना, ये दौर तो फितने का और खौफनाक दौर आ गया पाकिस्तान में। जो तबाही पाकिस्तान में 2022 के बाद हुई, ये तो बदतरीन मुखालिफिन इमरान खान के कहते हैं कि ऐसा जुल्म हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो इन दोनों चीजों का मुवाजना करने वाला आदमी मुनाफकत करता है, इन दोनों चीजों का मुवाजना करने वाला आदमी ज्यादती करता है। यह बात है कि पाकिस्तान में हमेशा से मीडिया के लिए हालात बुरे थे, इमरान खान के दौर में भी बुरे थे। वो दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी, लेकिन फिर भी आज के दौर से मुवाजना करने वाले ज्यादती करते हैं।
वो इसलिए करते हैं ताकि चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो पाकिस्तान में जुल्म कर रही है उसको एक जवाब फराहम किया जाए। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमान मुल्कों को वार्निंग दी है और उन्होंने कहा जी अब्राहम अकॉर्ड पे आप नहीं आएंगे तो फिर मुआहदा भी नहीं होगा। यानी इस तरह का इसका मतलब, सादा मतलब ये है कि आपको इब्राहिम अकॉर्ड तस्लीम करना पड़ेगा। मैं ये क्योंकि हसास खबर है तो ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक NBC न्यूज़ से। और ख़बर यह है, डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ये कहा कि ईरान के साथ किसी भी मुआहदे में कई इजाफी ममालिक बशमूल सऊदी अरब और तुर्की को इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होने की ज़रूरत होनी चाहिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुआहदा होगा तो इसके साथ ये वाला मुआहदा भी करें आप। और ये अमरीकी सालसी वाले मुआहदे हैं, ये अमेरिका ने 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाए थे, वो कहते हैं जी वो भी करो साथ में। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन किसी भी मुमकिना मुआहदे को 2020 में पहले से दस्तखत शुदा मुआहदों में बढ़ती हुई शिरकत से मशरूत किया है। कि जो अब्राहम अकॉर्ड का मुआहदा है उसमें कुछ लोगों ने पहले से दस्तखत किए हुए हैं, उसमें मजीद लोग शिरकत करें तो फिर हम ईरान के साथ एक मुआहदा कर लेते हैं। यानी अब वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले के ऊपर शर्त लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हम ईरान के साथ मुआहदा कर लेते हैं, अमन आ जाएगा, लेकिन आप इसराइल को तस्लीम करें। दबाव ज्यादा किन मुल्कों के ऊपर डाल रहा है? उन्होंने सऊदी अरब और कतर की तरफ इशारा किया कि वो ममालिक हैं जिन्हें फौरन दस्तखत करने चाहिए। यानी सऊदी अरब और कतर से तो बड़ा सख्त डिमांड डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि आप फौरन अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करें। इसके बाद पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और उर्दन, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के उन्होंने नाम लिए, जबकि इनमें से मिस्र, उर्दन, बहरीन और UAE ये पहले ही जो तस्लीम करते हैं, हम सब जानते हैं कि वो पहले से ही 2020 में इस मुआहदे में शामिल हो चुके हैं। बल्कि इसके अंदर कुछ और ममालिक भी शामिल हो गए थे, जिनमें सूडान भी है, जिसके अंदर कजाकिस्तान भी है, जिसके अंदर एक मुल्क जो है वो मराकश भी है। तो ये कुछ ममालिक पहले शामिल हो गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये कहना शुरू कर दिया। सऊदी अरब का तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, पाकिस्तान का भी मुश्किल लगता है। पाकिस्तान का इन्हिसार इस बात पे है कि अगर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है तो फिर पाकिस्तानी हुक्मरान जो हैं और एस्टेब्लिशमेंट इस डिबेट को छेड़ेगी कि जनाब क्योंकि सऊदी अरब ने कर लिया तो जब अरबों को एतराज़ नहीं है तो हमें क्या एतराज़ है, हम तो अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो ये फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, एक नए मुस्तकबिल की तलाश के लिए और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हम इसका हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन देखें, जब आज से 6 साल पहले बाकी ममालिक ने इस पर दस्तखत किए तब उन्होंने भी यही कहा था कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। लेकिन उसके बाद फ़लस्तीनियों का इतना बड़ा कत्लेआम हुआ कि लगभग 1 लाख फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आएगा। लेकिन अगर इस अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत हो गए तो फिर उसके बाद इसराइल की जो पोजीशन है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते भी हैं क्योंकि उनके इसराइल के साथ शानदार ताल्लुकात हैं। इसराइल को कभी भी ऐसा ज़बरदस्त सदर वाइट हाउस में शायद मैसर ना आया हो, और हो सकता है आइंदा भी ना आए, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इसराइल ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा महफूज हो और उसको ज़्यादा लोग तस्लीम करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल